India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीन सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। India Legal presents Courts Roundup. प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि 19 दिसंबर से 1 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में अवकाश रहेगा। इस दौरान सुनवाई नहीं होगी। सीजेआई ने साफ किया कि अगर जरूरत हुई तो एक बेंच अर्जेंट मसले सुन सकती है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आगामी शीतकालीन अवकाश के दौरान कोई बेंच उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन शीर्ष अदालत जरूरत पड़ने पर तत्काल मामलों की सुनवाई जरूर करेगी। यह सामान्य अभ्यास के अनुरूप है, क्योंकि अवकाश बेंच आमतौर पर केवल मई जून के दौरान लंबी गर्मी की छुट्टी के लिए गठित की जाती है और दिसंबर में शीतकालीन अवकाश के दौरान नहीं। सीजेआई ने कहा, कल से 2 जनवरी 2023 तक कोई बेंच उपलब्ध नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज छुट्टियों की अवधि के दौरान ऐसी बेंचों के लिए उपलब्ध रहेंगे। शीतकालीन अवकाश 19 दिसंबर से 2 सप्ताह के लिए है और न्यायालय 2 जनवरी को फिर से खुलेगा। हालांकि सीजेआई की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब केंद्रीय कानून मंत्री ने लंबी अदालती छुट्टियों का आनंद लेने के लिए न्यायपालिका पर चुटकी ली थी। 4 crore and 25 lakhs cases are pending in the lower court, where Government of India has a stake. We give money, support to create better infrastructure, but we have to also ask the judiciary that please ensure that the deserving people are given justice and those unnecessary burdens are also taken care of, that they don't cause disturbances while the court is functioning or court is discharging its duties. The main duty of the court is they are the arbitrators, they are the people who are going to deliver justice. But I have always very openly stated that judgment or justice can be given from the ground also. It is not that you deliver justice from the courtrooms alone. You can go out to the field. Judges can also go out of the courtroom and deliver justice. संसद में सरकार अदालतों की छुट्टियों को न्यायपालिका का विशेषाधिकार बताती है, लेकिन मौके बेमौके ज्ञान देने से भी बाज नहीं आती है। कानून राज्य मंत्री का कहना है कि छुट्टियां कम करने या समाप्त करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन वो संसद में अदालतों की छुट्टियां गिनाना नहीं भूले। सुप्रीम कोर्ट 19 दिसंबर से 2 सप्ताह के लिए बंद होने वाला है। 2 जनवरी को कोर्ट फिर से खुलेगा। अदालतों द्वारा ली गई लंबी छुट्टियों की अक्सर आलोचना होती रहती है। बॉम्बे उच्च न्यायालय में इतनी लंबी अदालती छुट्टियों को चुनौती देने वाली एक याचिका को भी जब्त कर लिया गया था। सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमेशा अर्जेंट मामलों के लिए खुले रहते हैं। कभी भी किसी भी मामले में अर्जेंसी होने पर मामला वेकेशन रजिस्ट्रार के समक्ष मेंशन किया जा रहा है। मामला वेकेशन रजिस्ट्रार के समक्ष मेंशन किया जा सकता है। वैकेशन रजिस्ट्रार मामले की तात्कालिकता को देखते हुए केस की जानकारी सीजेआई को देते हैं और अगर मामला बहुत अर्जेंट हुआ तो सीजेआई उस केस पर सुनवाई करने के लिए विशेष पीठ गठित करते हैं, जो कि मामले की सुनवाई करती है। दरअसल न्याय मिलने में देरी को लेकर पॉपुलर किस्म के नैरेटिव कई दशकों से
चलाए जा रहे हैं। फिल्मों में भी तारीख पर तारीख जैसे संवाद खासे लोकप्रिय हुए। इसी तरह अदालतों की छुट्टियों को लेकर भी भ्रांति फैलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस को नसीहत दी है। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि नैतिक पहरेदारी वे ना करें, न ही किसी तरह का अनुचित लाभ लेने की बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कांस्टेबल को सेवा से हटाने के अनुशासनात्मक प्राधिकार के आदेश को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की पीठ ने 16 दिसंबर 2014 के गुजरात हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें सीआईएसएफ कांस्टेबल संतोष कुमार पांडे की याचिका को स्वीकार कर लिया गया था और बर्खास्त किए जाने की तारीख से 50% पिछले वेतन के साथ उसे सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया था। पुलिस अधिकारियों को नैतिक पहरेदारी करने की जरूरत नहीं है और वो किसी तरह का अनुचित लाभ लेने की बात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या सीआईएसएफ के कांस्टेबल को सेवा से हटाने के अनुशासनात्मक प्राधिकार के आदेश को सही ठहराया है। पांडे गुजरात के वडोदरा की आईपीसीएल टाउनशिप के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में तैनात था। वहां कदाचार के आरोप में 28 अक्टूबर 2001 को उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। चार्जशीट के मुताबिक संतोष 26 और 27 अक्टूबर 2001 की रात लगभग 1 बजे जब संबंधित ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात था तो वहां से महेश बी चौधरी नामक व्यक्ति और उनकी मंगेतर मोटरसाइकिल से गुजरे थे। इस दौरान संतोष ने उन्हें रोका और पूछताछ करने लगा। इस दौरान पांडे ने स्थिति का फायदा उठाते हुए चौधरी से कहा कि वो उसकी मंगेतर के साथ कुछ समय बिताना चाहता है। आरोप पत्र में कहा गया कि जब चौधरी ने इस पर आपत्ति जताई तो पांडे ने उनसे कुछ और चीज देने को कहा। इस पर चौधरी ने अपने हाथ की घड़ी उतारकर उसे दे दी। अगले दिन चौधरी ने इसकी शिकायत कर दी। सीआईएसएफ अधिकारियों ने पांडे के खिलाफ जांच की और उसे बर्खास्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी राय में हाई कोर्ट द्वारा दिया गया तर्क, तथ्य और कानून दोनों ही दृष्टि से दोषपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में तथ्य चौंकाने और परेशान करने वाले हैं। प्रतिवादी पांडे एक तो पुलिस अधिकारी नहीं है और दूसरे पुलिस अधिकारियों को भी नैतिक पहरेदारी करने की जरूरत नहीं है और साथ ही वो अनुचित लाभ लेने की बात नहीं कह सकते हैं। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति को देखते हुए वो सीआईएसएफ द्वारा दायर अपील को स्वीकार करती है और गुजरात हाई कोर्ट के विवादित फैसले को खारिज करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ई अबू बकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि जेल में पूर्व अध्यक्ष को चिकित्सा उपचार मुहैया कराया जाएगा, लेकिन घर में नजरबंदी में नहीं रखा जाएगा। अबू बकर ने निचली अदालत के चिकित्सा आधार पर रिहा नहीं किए जाने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने कहा, जब आप चिकित्सा आधार पर जमानत मांग रहे हैं तो हम आपको घर क्यों भेजें, हम आपको अस्पताल भेजेंगे। 70 वर्षीय अबू बकर के वकील ने पिछले महीने कहा था कि उनको कैंसर और पार्किंसंस रोग है और वो गंभीर पीड़ा में है, जिसके लिए तत्काल इलाज की आवश्यकता है। अबू बकर को इस साल की शुरुआत में प्रतिबंधित संगठन पर व्यापक कार्रवाई के दौरान एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वो न्यायिक हिरासत में है। पीठ ने सोमवार को टिप्पणी की कि नजरबंद रखने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था और निर्देश दिया कि अबू बकर को 22 दिसंबर को ऑन्को सर्जरी समीक्षा के लिए हिरासत में एम्स में सुरक्षित रूप से ले जाया जाए और उनके बेटे को भी परामर्श के समय उपस्थित रहने की अनुमति दी। अदालत ने कहा, हम आपको नजरबंदी नहीं दे रहे हैं, कानून में नजरबंद किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्तियां हैं जो इस न्यायालय के पास नहीं है। न्यायमूर्ति मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हमें इसमें कुछ भी उचित नहीं दिख रहा है क्योंकि किसी सर्जरी की सिफारिश नहीं की गई है। सबसे पहले तो हम आपको नजरबंदी में नहीं भेज सकते। यदि आपकी चिकित्सा स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है तो हम अस्पताल में भर्ती होने का निर्देश दे सकते हैं, हम एक परिचारक की अनुमति दे सकते हैं, हम किसी और चीज की अनुमति नहीं दे रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक हिंदू जोड़ा अदालत की अनुमति के बिना तलाक नहीं दे सकता, भले ही उनकी आपसी सहमति हो।
यह फैसला हाईकोर्ट ने एक जोड़े की आपसी सहमति से 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर कोर्ट के बाहर किए गए तलाक के समझौते को मंजूरी देने से इनकार करते हुए दिया था। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ के अनुसार पति और पत्नी दोनों हिंदू हैं और उनका विवाह भी हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ था। ऐसे में महज 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपसी सहमति से तैयार किए गए तलाक के सर्टिफिकेट का कोई महत्व या औचित्य नहीं रह जाता। कोर्ट के मुताबिक इस तरह से आपसी सहमति से तैयार किए गए दस्तावेज हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक के लिए अमान्य है। कोई पक्ष इसे कोर्ट में चुनौती दे या नहीं, हाईकोर्ट के मुताबिक मौजूदा मामले में कपल की आपसी सहमति से हुए तलाक का कोई कानूनी मतलब नहीं है। हाईकोर्ट ने गुजर भट्ट मामले में यह फैसला पति के वकील द्वारा यह कहे जाने के बाद दिया कि दंपति ने आपसी सहमति से तलाक लिया है। पति के वकील अभीक कुमार ने हाई कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल ने आपसी सहमति से तलाक लिया है। पति पत्नी ने आपसी सहमति से 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर तलाक लिया। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। साथ ही फैमिली कोर्ट ने पति को आदेश दिया है कि पत्नी को गुजारा भत्ते के रूप में 7,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएं। इस साल मई में फैमिली कोर्ट ने अलग रह रही पत्नी को 7,000 रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। आदेश के खिलाफ अपनी अपील में पति ने उच्च न्यायालय में कहा कि वो प्रति माह केवल 15,000 रुपए कमाता है। ऐसे में वो अपनी पत्नी को 7,000 रुपए गुजारा भत्ता देने में असमर्थ है। फैमिली कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए पति ने इस तर्क का इस्तेमाल किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या EWS के बच्चे निजी स्कूलों में प्रवेश पाने के अपने अधिकार को लागू करने में सक्षम नहीं है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने कहा कि न्यायपालिका को कदम उठाने का सही समय है क्योंकि लोग अपने मौलिक अधिकारों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए अदालत ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम को अक्षरशः लागू किया जाए और EWS को प्रतिनिधित्व मिले। कोर्ट ने कहा यह सही समय है कि न्यायपालिका लोगों तक पहुंचे, जैसा कि गरीब लोगों को मजबूर किया जा रहा है और वे दिए गए अपने मौलिक अधिकारों का लाभ नहीं उठा पा रहे। कमजोर वर्गों के लोगों को स्कूलों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए DOE को निर्देशित करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करना उचित है। सभी निजी स्कूल ये सुनिश्चित करेंगे कि अधिनियम के प्रावधानों को अक्षरशः लागू किया जाए। अदालत EWS कोटा के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की मांग करने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों की 39 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। बच्चों के पास DOE से पुष्ट प्रवेश पत्र होने के बावजूद स्कूलों ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने दावा किया कि चोट के अपमान को जोड़ने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों और उनके माता पिता के चेहरे पर स्कूल के गेट सचमुच बंद कर दिए गए थे। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। लद्दाख हाईकोर्ट को फैसला सुनाया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 140 के तहत नो फॉल्ट लायबिलिटी के लिए मुआवजा फॉल्ट लायबिलिटीज के लिए मुआवजे के दावों में समायोज्य या एडजस्टेबल है। जस्टिस राहुल भारती ने यह टिप्पणी एक अपील की सुनवाई के दौरान की, जिसके संदर्भ में बीमा कंपनी ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित 50,000 रुपए के अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 या नो फॉल्ट लायबिलिटी का इस्तेमाल किया गया था। अपीलकर्ताओं ने इस आधार पर अपनी चुनौती दी कि मृतक यशपाल आपत्तिजनक वाहन में एक निःशुल्क यात्री था और इसलिए मृतक के आश्रित अपीलकर्ता की ओर से किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं है, क्योंकि वे अपमानजनक वाहन के बीमा करता थे। अदालत ने कहा कि बचाव की ऐसी दलीलों को प्रोत्साहित करने से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 की भावना और नीति को प्रावधान के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि नो फॉल्ट लायबिलिटी प्रावधान के तहत किया गया कोई भी मुआवजा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत दावा किए गए दोष दायित्व में एडजस्टेबल है।
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध कॉलोनियों की बिना एनओसी के पंजीकरण की मंजूरी की सरकार की 12 दिसंबर 2019 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब सरकार को 29 मई 2023 तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि इसकी अनुमति दी तो पंजाब अवैध कॉलोनियों से भर जाएगा। लुधियाना के रहने वाले प्रेम प्रकाश ने एडवोकेट आयुष गुप्ता के माध्यम से याचिका दाखिल कर बताया कि पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट के तहत अवैध कॉलोनियों को पंजीकृत करने पर पाबंदी थी। वर्ष 2014 और 2018 में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत अवैध कॉलोनियों को पंजीकृत करने के सरकार ने निर्देश जारी किए थे। ये तय किया गया था कि सब रजिस्ट्रार ऐसी किसी संपत्ति को पंजीकृत नहीं करेंगे जिसकी एनओसी नहीं होगी। वहीं 12 दिसंबर 2019 को सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर एनओसी की बाध्यता हटा दी। याची ने कहा कि इससे अवैध कॉलोनियों के पंजीकरण का रास्ता सरकार ने साफ कर दिया है। हरियाणा के एक मामले में हाईकोर्ट पहले ही तय कर चुका है कि बिना एनओसी सेल डीड नहीं हो सकती। याची ने बताया कि इससे पहले भी इस विषय पर याचिका दाखिल की गई थी। उस दौरान पंजाब सरकार ने कहा था कि ये अधिसूचना कानून विभाग के परामर्श से जारी की गई है। अगर इस पर आपत्ति है तो सरकार फिलहाल इस अधिसूचना पर अपनी ओर से तब तक रोक लगाने को तैयार है जब तक कि याची की शिकायत पर दोबारा गौर नहीं कर लिया जाता। पंजाब सरकार की यह विश्वास दिलाने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया था। पंजाब सरकार को हाईकोर्ट ने इस पर जल्द से जल्द उचित निर्णय लेने का आदेश दिया था। पंजाब सरकार ने याची के मांग पत्र पर निर्णय लेते हुए इसे खारिज कर दिया। इसके बाद ये याचिका दोबारा दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने याची की दलीलों को सुनने के बाद पंजाब सरकार को 29 मई 2023 तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। केजीएफ 2 फिल्म के गाने के कॉपीराइट्स को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एमआरटी स्टूडियो ने शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को राहत दी है। मामले में एमआरटी स्टूडियो द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की जांच पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस इस यात्रा का प्रचार कर रही है। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए कई वीडियोस बनाए गए हैं। इन वीडियोस में कांग्रेस ने यश की फिल्म केजीएफ के म्यूजिक का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से केजीएफ चैप्टर 2 फेम एमआरटी म्यूजिक ने कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव ने उच्च न्यायालय के शीतकालीन अवकाश की पूर्व संध्या पर स्टे जारी किया। शिकायत की जांच पर लगाई गई अंतरिम रोक सुनवाई की अगली तारीख तक लागू रहेगी। कांग्रेस नेताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएस पोन्नाना ने बताया कि म्यूजिक कंपनी ने यह आरोप लगाया है कि भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित वीडियो में फिल्म के 2 म्यूजिक क्लिप का इस्तेमाल किया गया है। बेंगलुरु के यशवंत पुलिस स्टेशन में पुलिस शिकायत दर्ज होने के 2 दिन पहले एक वाणिज्यिक अदालत में भी मुकदमा दायर किया गया था। हालांकि यात्रा शहर से होकर नहीं गुजरी थी। इस मामले में कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को फ्रीज करने के वाणिज्यिक अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। पोन्नाना ने अदालत को सूचित किया कि भले ही पार्टी ने विवादित सामग्री पेज से हटा दी, इसके बावजूद एमआरटी स्टूडियो ने एक अवमानना याचिका दायर की थी। पटना में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के मामले में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल द्वारा मनोनीत आर्बिट्रेटर पूर्व जस्टिस वीएन सिन्हा ने कार्रवाई करते हुए बिल्डर के खिलाफ 22,54,59,110 रुपए का आदेश पारित किया है। आर्बिट्रेटर ने आदेश दिया है कि 90 दिनों के अंदर पीड़ित जमीन मालिक और शिकायतकर्ता को इस राशि का भुगतान करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 18% वार्षिक जुर्माना भी देना होगा। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने 3 जुलाई 2020 को पूर्व न्यायाधीश वीएन सिन्हा को आर्बिट्रेटर नियुक्त किया था। लगभग 29 माह तक दोनों पक्षों को सुनकर साक्ष्य और दस्तावेज के अध्ययन के बाद 12 दिसंबर 2022 को पूर्व न्यायाधीश वीएन सिन्हा ने पटना हाईकोर्ट को अपना फैसला सुपुर्द कर दिया। फैसले में बिल्डर पर चरणबद्ध और सुनियोजित तरीके से फ्लैट के खरीदारों के पैसों को दूसरी जगह खर्च करने के मामले में दोषी पाया गया। पूर्व न्यायाधीश ने फैसले में यह भी कहा कि बिल्डर ने इस प्रोजेक्ट के पैसे को दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दिल्ली के दूसरे प्रोजेक्ट और बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने में लगाया और फिएट कार का शोरूम पटना के कंकड़बाग में खोला। पटना जिले के संपतचक प्रखंड अंतर्गत निर्माणाधीन अपार्टमेंट के निर्माण के लिए जुलाई 2012 में जमीन मालिक और बिल्डर के बीच रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया गया था। इस एग्रीमेंट के अनुसार जुलाई 2016 तक बिल्डर को निर्माण पूर्ण कर जमीन मालिक को उनके हिस्से का फ्लैट सौंप देना था, जो कि आज तक निर्माणाधीन और अधूरा है।
बिल्डर ने इस निर्माणाधीन अपार्टमेंट में ए श्रीनिवास और शशि बाला समेत लगभग 243 लोगों को फ्लैट बेचा और पैसा लिया, लेकिन किसी भी विक्रेता के विक्रय दस्तावेज में जमीन मालिक का सहमति या हस्ताक्षर नहीं है। ये कानूनी तौर पर गैर वाजिब और गैर कानूनी है। देश के दो बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ और बीएसएफ के अफसरों ने लंबी अदालती लड़ाई जीत ली है। एचआरए या हाउस रेंट अलाउंस देने की मांग को लेकर सीआरपीएफ और बीएसएफ के 9 अधिकारियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सहायक कमांडेंट और उसके ऊपर के रैंक के सभी अधिकारियों को अब एचआरए का फायदा मिल सकेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर को अपने फैसले में कहा, जिस तरह से बल में पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक के नीचे वाले सभी कार्मिकों को एचआरए का फायदा मिलता है, उसी तरह अफसरों को भी ये लाभ दिया जाए। 2019 में बीएसएफ के कैडर अफसरों ने यह केस दर्ज करवाया था। इसके बाद 2020 में सीआरपीएफ के अफसरों ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका लगा दी। बीएसएफ और सीआरपीएफ के अलावा सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सहायक कमांडेंट से नीचे के सभी कार्मिकों को एचआरए मिलता है। वजह, बहुत से कार्मिक इन बलों में दूर दराज के क्षेत्रों में ये तैनात रहते हैं, वहां परिवार को साथ रखना संभव नहीं हो पाता है। अधिकांश कर्मियों की ये सोच रहती है कि वे अपने बच्चों को किसी अच्छी जगह पर शिक्षा दिलाएं, परिवार की जरूरतें ठीक से पूरी हों, इसके लिए पति पत्नी दोनों नौकरी करने लगे हैं। बलों के पास खुद के इतने आवास नहीं हैं कि वे सभी कार्मिकों को आवास सुविधा मुहैया कर सकें। इसके मद्देनजर यह नियम बनाया गया कि पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक के नीचे वाले सभी कार्मिकों को एचआरए की सुविधा प्रदान कर दी जाए। एचआरए के जरिए वे किसी भी शहर में अपने परिवार को रख सकते हैं, बशर्ते उन्हें बल की ओर से नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी एनएसी जारी की जाए। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर उन्हें एचआरए की सुविधा मिलती है। वे अपने कैंपस से बाहर कहीं पर भी अपने परिवार को रख सकते हैं। अफसरों ने अपनी याचिका में कहा था कि जब बल के इन कार्मिकों को एचआरए मिल रहा है तो उन्हें क्यों नहीं मिल सकता। तो कोर्ट सरणों में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.